अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज हम चैप्टर 12 जो है हमारा उसको एंड कर रहे होंगे और थोड़ी सी साथ इसकी हम जो है प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये एंड हो और आगे फिर हम पढ़े चैप्टर 13 की तरफ। अच्छा, चैप्टर 12 में अभी तक हमने डिस्कस किए हैं अपने जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की, वो हमने उस पर बात की है। हमने कहा कि कुछ ड्यूटीज़ होती हैं एब्सोल्यूट ड्यूटीज़, मतलब है कि जिसको किसी भी तरह से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देयर आर 9 एब्सोल्यूट और जनरल ड्यूटीज जो मैंडेटरी है, जो हर पार्टनर को ना लाजमी है, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चेंज नहीं की जा सकती। देन देयर कम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटी दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड ड्यूटी। क्वालिफाइड ड्यूटी से मुराद क्या है भाई? ऐसी ड्यूटीज जो कि आप थ्रू कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हो। कानून ने कुछ बताई हुई है, लेकिन कानून कहता है कि भाई आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ये कुछ 7 तरह की ड्यूटीज हैं जिनको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। देन म्यूचुअल राइट्स आ जाते हैं, आपस में आपके एक दूसरे के ऊपर राइट्स भी जो हैं वो भी हमने कल डिस्कस किए हैं। कोई 11 तरह के राइट्स हैं। आपको मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको लिस्ट डाउन कर लें, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट्स इनके आने चाहिए, ठीक है। वो आप लेक्चर में सुने, आप बुक में पढ़ें। कुछ चीज़ें बुक में हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आपको लिस्ट पूरी की पूरी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में आ सकता है सीधा क्वेश्चन के राइट्स एंड ड्यूटीज लिखें, वो भी आप उसमें भी हेल्प हो जाएगी। और उसके अलावा भी केस सिनेरियो भी आ सकता है। केस सिनेरियो में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जनरल में था या ये क्वालिफाइड में था। ये राइट्स हैं तो फॉर एग्जांपल इस तरह वो है, अगर वेरिएशन इन बिजनेस हो तो तमाम पार्टनर्स की कंसेंट लाजमी है। अगर रूटीन का मैटर हो तो कंसल्ट होने का राइट तो है आपके पास, लेकिन अगर आप उससे डिसएग्री भी करें और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री कर जाएं, फिर भी वो चीज़ चेंज की जा सकती है या वो चीज़ की मतलब के बिजनेस में की जा सकती है, ठीक है। कंसल्ट तो आपसे होगा, लेकिन तमाम पार्टनर्स की कंसेंट लाजमी नहीं होती रूटीन मैटर्स के ऊपर। अब इस तरह की बारीक चीज़ें ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, बट इन दी एंड you should have a clear understanding and memory of these rights and duties. अब आगे जाएंगे, एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, क्योंकि हमने क्वालिफाइड ड्यूटीज में सबसे ऊपर एक मुझे याद है पॉइंट लिखा था कि ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म की प्रॉपर्टी को सिर्फ फर्म के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये वाली जो बात हमने वहां पे लिखी थी, आपने देखा होगा अभी तक बुक में वो नहीं आई, वो यहां से बेसिकली निकाली गई ये बात, ठीक है। बात आ रही समझ? ये यहाँ से बात निकाली, अभी हम पढ़ेंगे कि उनकी ड्यूटी है कि उसको यूज करना है, उसलिए ये यहाँ से हमने बात अखज करके डिराइव करके वहां पे लिखवाई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लिस्ट आपने मेंटेन करनी है, अदरवाइज आप बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो बुक में वो चीजें थोड़ा सा यहाँ पे आके वो बुक थोड़ी सी नीचे चीजें कर गया है। अदरवाइज बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी हुई है, इधर थोड़ा सा वो कर गया है, तो वो भी खैर हमने कवर कर ली है चीज, ओके जी। तो आगे जरा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होती क्या है, जिसको एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए यूज करना है, उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी सेक्शन 14 है पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का। वो क्या कहता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सबसे पहले देखो उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है भाई आपको किस तरह का, इसका मतलब क्वालिफाइड है, चेंज भी हो सकता है। उधर वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहता, वो कहते हैं भाई ये जनरल ड्यूटीज हैं, कह देता, ठीक है। यहाँ पर भी कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या क्या उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पे द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म। स्टॉक में आई हैं चीजें, या आप कह लें कि एसेट्स में आई हैं चीजें। यहाँ पे स्टॉक से मुराद प्योरली इन्वेंट्री IAS 2 नहीं है। स्टॉक कॉमन स्टॉकों के लॉ लिख रहा है ना, तो वो अकाउंटिंग की टर्म्स को नहीं यूज करेगा, वो सिंपल ही कह रहा है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म के एसेट्स हैं, चाहे वो करंट है या नॉन करंट है, वो कहता है कि अगर उनमें ओरिजिनली लाई गई, तो ओरिजिनली से मुराद क्या है कि खरीदी ही उस पर्पस के लिए गई थी। फर्नीचर खरीदा इसलिए गया था कि फर्म ने इस्तेमाल करना है, बात आ रही समझ। बिल्डिंग खरीदी ही इसलिए की है कि फर्म ने इस्तेमाल करनी है, तो कहता है भाई जो ओरिजिनली लाई ही फर्म के लिए गई थी वो फर्म की प्रॉपर्टी है। सेकंड, ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। ऊपर वाले जो है उसमें जिस तरह का इंटरेस्ट है, जो हक है, वो सारी हमारी प्रॉपर्टी है। हक होता है ना कि उसको फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है तो उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, उसको गिरा भी सकता हूँ, उसको बना भी सकता हूँ। इसमें मैं अगर मतलब के रूल्स एंड रेगुलेशन इजाजत है तो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी भी कर सकता हूँ। खैर वो रूल्स एंड रेगुलेशन तो हर किसी पे अप्लाई होंगे ना, लेकिन मतलब है कि मेरे पास राइट है, मेरे पास इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर, कहता वो भी मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन वो कहता है ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म एंड ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन दैट। ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट को सिंपल रखे ना कि उसके जो भी फायदे नुकसान होने हैं वो सारे भी हमारी प्रॉपर्टी है। वो ये कह रहा है कि देखो पहले पॉइंट उसने कहा कि ओरिजिनली
ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म। ओरिजिनली जब सबसे पहले वो चीज ली गई थी वो फर्म के लिए ली गई थी। अब वो कह रहा है कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि चाहे खरीद कर किसी ने फर्म को दे दी है या किसी और तरह से मुराद क्या है कि गिफ्ट कर दी है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर ने, क्या ये फर्म के लिए है, ठीक है। तो किसी भी वजह से अगर वो फर्म को दे दी गई है चीज तो वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। चौथे नंबर पे गुडविल है, ठीक है। मतलब है कि अगर हम कहें तो तीन तरह की चीजें, ऐसी चीजें जो फर्म ने ओरिजिनली खरीदी थी और उसके जो भी राइट्स इंटरेस्ट वगैरह वो। सेकेंडली ऐसी चीजें जो फर्म के लिए खरीदी गई, चाहे फर्म ने खरीदी है किसी ने भी खरीद के दी है, वो आगे उसके राइट्स इंटरेस्ट वगैरह आगे। और थर्ड वन इज द गुडविल। गुडविल का मतलब नाम, मशहूरी, उसकी ब्रांड नेम, ठीक है, ट्रेडमार्क, वो भी तमाम का। अब हमें पता है कि भाई फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो यहाँ पर जब बोला जा रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म तो इसका क्या मतलब है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल पार्टनर्स, बिकॉज ऑल पार्टनर्स कोलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म, ठीक है। उन्हें कोलेक्टिवली फर्म कहते हैं। वो इसका ये मतलब नहीं कि सेपरेट कोई एक फर्म और चीज है, पार्टनर्स और चीज, हमें पता है अंडरस्टैंडिंग इसके बाद, ओके जी। अच्छा, वो कहते हैं अनलेस एनी कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस एनी कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, ये बात समझनी है। Property purchased with partnership money without other partners' consent will be deemed to be partnership property, ठीक है। अगर पार्टनरशिप के पैसों से, फर्म के पैसों से कोई भी चीज खरीदी गई, कोई एसेट खरीदा गया, कोई बिल्डिंग खरीदी गई है, गाड़ी खरीदी गई, एनीथिंग एट ऑल, कोई भी चीज जो फर्म के पैसों से खरीदी गई है, किसी पार्टनर ने खरीदी है, बाकी पार्टनर्स को पता ही नहीं है, तमाम पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है उसमें, उनको नहीं आइडिया, ठीक है, तो भाई वो कहता है कि वो भी फर्म की प्रॉपर्टी समझी जाएगी अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन। कंट्रेरी इंटेंशन से मुराद क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है यार अगर तमाम पार्टनर्स की जिम्मेदारी मर्जी नहीं है तो इसको हम समझते नहीं है अपनी प्रॉपर्टी, या जिस बंदे ने खरीदी है वही इसके पैसे भरेगा, वो उसी की ओनरशिप है, वादा ही समझ, ये भी हो सकता है। लेकिन वैसे उसमें कहा है कि जनरल रूल क्या है, अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, अगर फर्म के पैसों से कोई चीज खरीदी गई है तो और बाकी लोगों को नहीं उसका पता था ज्यादा, तो भाई फिर वो फर्म की प्रॉपर्टी होगी। अब गुडविल की बात है, गुडविल से क्या मुराद है, तो गुडविल सिंपल है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। आप लोग जब पता नहीं अभी FA 2 पढ़ रहे हैं बीच में नहीं, तो खैर जब पढ़ेंगे तो आप लोग IFRS 3 पढ़ेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, बेसिकली उसको अपना सब्सिडी बना देती है, मतलब है कि 50% प्लस उसमें शेयर्स खरीदती है। अच्छा, अब जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो उसमें एक तो चीज होती है ना कि हम उसके टेंजिबल जो चीजें नजर आ रही हैं या इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब है कि सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह से, एक तो हम उनके पैसे पे कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार हम उससे कहीं ज्यादा पे करते हैं। मिसाल ले लें, आप लेट्स से आपने कहा कि जी किसी बिजनेस की बात करें, आप सेवर फूड्स वालों के पास गए, आपने कहा कि मैं आपका ये फलां सेटअप खरीदना चाह रहा हूँ, या आपकी जो 4-5 ब्रांचें हैं पाकिस्तान में, वो सारी खरीदना चाह रहा हूँ, इसकी तरफ वैल्यू तो निकालें। आपने फॉर एग्जाम्पल हिसाब किताब लगाया, लेट्स से 10 करोड़ रुपए की वो वैल्यू बनी, उनके बर्तनों जो है, वो यूटेंसिल्स हैं, उनकी जो इक्विपमेंट है, ठीक है, उनका जो फर्नीचर है, ये सारा कुछ कर 10 करोड़ की वैल्यू बनी। आपने कहा ये तो 10 करोड़ रुपया दो, क्या वो आपको 10 करोड़ रुपए में दे देगा बिजनेस? उसका अच्छा वाला चलता है बिजनेस, वो 10 करोड़ में देगा? नहीं देगा भाई, वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ रुपए दो। आपने कहा यार 10 करोड़ के तुम्हारे एसेट्स हैं, उनकी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, आज वो भी बाजार से कीमत लगवा देंगे, वो कहेगा भाईजान आप मेरी गुडविल की कीमत तो लगाओ ना, मेरे बर्तन देखकर थोड़ी आते हैं, वो मेरे इक्विपमेंट देखकर थोड़ी आते हैं, वो तो मेरे नाम सुन के आते हैं। जो भी बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद आता है, वो उसे पता होता है उसे सेवर फूड्स खाना है, किस वजह से लोग आ रहे हैं, ताकि मेरा नाम, क्योंकि मेरा नाम है। बट कढ़ाई आप देखने बटो बट हुई पड़ी हो तो आप लक्ष्मी खा के देखें यार बंदा जी, ठीक है, तो नाम है ब्रो। अदरवाइज आप उनके अगर किसी बट कढ़ाई वालों को कि भाई मैंने आपका बिजनेस खरीदना है, मुश्किल से शायद उनकी 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को निकाल दें, चलो बिल्डिंग को बीच में डाल लो, 5 करोड़ रुपए का मुश्किल से उनका होगा सारा एसेट को, ठीक है, इक्विपमेंट ये वो साइज दें। लेकिन भाई अगर आप उन्हें खरीद कहें बेचो तो 5 करोड़ का बेचेंगे, वो कभी भी नहीं बेचेंगे, वो कहेगा भाई असल कमाई तो मैंने नाम की है, मेरी गुडविल की है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल का मतलब क्या है, जो आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से ऊपर पैसे दे रहे होते हैं ना लोगों को। असल में तो लॉजिक क्या कहता है कि भाई 50 रुपए की मार्केट है, मार्केट के अंदर 50 रुपए दूं, लेकिन अगर मैं इसे 70 रुपए दे रहा हूँ तो इसका मतलब 20 रुपए मैं किस चीज के दे रहा हूँ, उसकी गुडविल के दे रहा हूँ। वो बिजनेस में तरस खा के थोड़ी देता है, ठीक है, तो वो गुडविल है, गुडविल बात। अच्छा देखिए, गुडविल इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीनिंग द वैल्यू ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल है ना गुडविल, और आपने पढ़ा होगा IS 38 में, ठीक है, IS 38 इंटेंजिबल में, कि गुडविल जो होती है
इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप खुद कभी भी नहीं बता सकते कि मेरी इतनी वैल्यू है, मेरे नाम की इतनी वैल्यू है। नाम की वैल्यू कोई और लगाता है, जब एक्वायर आपको किया जाता है तब पता चलता है आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि बार्गेनिंग होगी ना, सही है, वहां पे जाके एक वैल्यू डिसाइड होगी क्या मेरी ओवर एंड अबाउ कितने पैसे दे रहा है ये फेयर वैल्यू ऑफ टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट से, सही है। इसको फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट भी बोला जाता है। नेट एसेट से ऊपर कितने पैसे मुझे मिल रहे हैं वो मेरी गुडविल है। तो ये तो पता चलेगा ना जब कोई और लगाएगा। खुद को हम कहते हैं मैं बड़ा कमाल हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा तेज हूँ, उसकी क्या वैल्यू है? फायदा तो ना कोई और बंदा आपकी तारीफ करे, ठीक है, वो तो गाल नहीं करते। तो भाई ये चीज है कि आपने उसने कहा उसको क्वांटिफाइबल आप कर लेते हैं। क्वांटिफाई मतलब कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। इंटरनली जनरेटेड आपको पता गुडविल नहीं होती, एक्वायर्ड की क्वांटिफाइबल वैल्यू रहती है। एन एग्जांपल वुड बी द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, that this reputation enables the firm to earn more than the normal profits. Okay जी, वो कहते हैं goodwill can be thought of as the value of the business as a whole, less aggregate value of identifiable net asset। चलिए हमने बात की ना बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू, उसमें से नेट एसेट की वैल्यू निकाल दो तो भाई वो बाकी पैसे गुडविल के हैं। किसी ने आपको 50 करोड़ रुपया दिया आपको बिजनेस खरीदने के लिए, एसेट्स की वैल्यू निकाली, करोड़ों करोड़ रुपया निकला। नेट एसेट जो नजर आ रहे हैं जो आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, इसमें इंटेंजिबल्स भी आए थे ऑब्वियसली, तो लेकिन गुडविल नहीं आती। तो बाकी के 35 करोड़ क्या था? गुडविल, सही है। तो भाई ये चीजें क्या हैं, फर्म की प्रॉपर्टी हो जाती हैं। अच्छा इसकी तरह एग्जांपल देते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक दो एग्जांपल आएंगे। आजम बाबर एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ओके, दे बाय अ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस मतलब फेक पर्सन जिसका किसी को नहीं पता। विद द मनी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे पैसे इस्तेमाल हुए हैं। बंदा कोई बाहर का है, फर्म के नाम पे चीज नहीं खरीदी गई। बात आ रही समझ? अगर फर्म के नाम पे फर्म की प्रॉपर्टी थी इजीली, लेकिन अगर फर्म के नाम पे नहीं खरीदी, किसी और बंदे के नाम पे खरीदी गई, लेकिन फर्म का पैसा इस्तेमाल हुआ ना, तो प्रॉपर्टी किसकी है? वो फर्म की है। ओके, सब पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है। एग्जांपल 23, नुमान एंड उस्मान आर पार्टनर्स। नुमान बायज शेयर्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे खरीदा, विद द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म। ओके, फर्म की तरफ से खरीदा अपने नाम पे। द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेस बाय कंसिडरेबल अमाउंट। वो फॉर उसने 100 रुपीज पर शेयर खरीदा था। पैसे किसने दिए? उसके फर्म ने दिए। खरीदा उसने अपने नाम पे, पैसे उसने फर्म से लिए हैं, ठीक है। उधार भी लिया। एक चीज होती है कि मैं आपको वापस कर दूंगा, वो अलग बात है, वो तो फिर उसके पैसे होते हैं ना, उधार लिया। यहाँ पे कह रहे हैं उसने फर्म के पैसों से उसके अकाउंट में फर्म की तरफ से खरीदा। प्राइस वो 150 होगी, उसको भाई 5-7 लाख रुपए का फायदा हो गया। वो कहते हैं तो मैंने खरीदे थे। वो कहेगा नहीं भाई आपने कहा खरीदे, ये हमने आपको पैसे दिए थे, ये जो फायदा भी हो रहा है ये भी किसका है? फर्म का है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। ओके, एग्जांपल 24, Sadia and Rabia are partners. Sadia buys land with partnership money. Okay, for her sole benefit, सिर्फ उसका बेनिफिट है लेकिन पैसा पार्टनरशिप का यूज हो रहा है। Thereafter Sadia debits herself in the firm books and becomes a debtor to the firm. उसने सारी अकाउंटिंग एंट्री कर दी कि भाई फॉर एग्जाम्पल उसने 50 लाख रुपए लिए फर्म से, फर्म की मनी है, फर्म के पैसे हैं, लेकिन उसने अपने लिए प्लॉट लिया है, कोई अपने लिए उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, और उसने क्या किया, फर्म के अकाउंट्स के अंदर एक एंट्री करवा दी गई, रिसीवेबल फ्रॉम सादिया। सादिया से रिसीवेबल है, डेबिट्स हर सेल्फ से मुराद है, उसने अपने को डेबिट करके एंट्री कर दी कि भाई मैं अब आपकी डेटर हूँ। तो भाईजान आप बताएं क्या वो पैसा फर्म का रहा? नहीं सर, फर्म का कहाँ रहा? इसने तो फर्म से कर्जा लिया, ठीक है, कर्जा वापस कर देगी। तो ये अब प्रॉपर्टी किसकी है? फर्म की प्रॉपर्टी। बहुत बड़ी बारीक है, बहुत से समझ देखें। हमेशा ये नहीं होगा कि फर्म का पैसा तो तब है ना अगर फर्म ने खुद दिया है। अगर फर्म कर्जा देती है तो भाई वो तो अगले बंदे का पैसा होगा ना, फर्म उससे कर्जा वापस लेगी, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ले सकती है। भाई ये गल समझ, सादिया ने उससे पैसा लिया 50 लाख रुपया, आगे कोई लैंड ले ली है, और साथ ही कह भी दिया कि भाई मैं आपको पैसा वापस करूंगी, एंट्री कर लो वापस। अगर तो फर्म कहेगा नहीं भाई हमने कोई नहीं एंट्री करनी, ये हमारे पैसा है, फिर तो अलग बात है, फिर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। लेकिन इस केस में क्योंकि वो उसने एंट्री कर दी है और रिसीवेबल है अब फर्म की तरफ से, फर्म उससे लेगी पैसे, तो भाई फर्म का पैसा वो नहीं रहा, वो पैसा किसका है? मैं मतलब बैंक जाता हूँ, बैंक से मैं 50 लाख रुपए कर्जा लेता हूँ, ठीक है, और बैंक को मैं कहता हूँ मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, और मैं लैंड खरीद लेता हूँ। अब क्या लैंड बैंक की होगी? नहीं भाई, उसकी क्यों होगी? मैंने उसको कर्जा वापस करना है, मैं पैसों को जो मर्जी करूँ, मैंने अपने तौर पे यूज कर लिए, ठीक है। Aslan, a partner in a firm, buys shares of a company in his own name without the authority of other partner. बाकी पार्टनर्स को नहीं पता, but with the money on account of the firm. लेकिन भाई फर्म के पैसों से खरीदा है,
तो भाई किसकी प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी। ओके जी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, देखो उसने लिख दिया सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब चेंज किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट वाज रिटन इन द क्वालिफाइड ड्यूटीज। ओके, उसने कहा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस ऑफ द बिजनेस। ये इसलिए हमने पॉइंट वहां पे लिखा था इधर से निकाल के, दोबारा आपको मैं करवा दूं कि उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं आपने देखे होंगे जो बुक में नहीं थे, वो आगे पीछे से उठा के लिखे गए हैं, तो इसलिए वो लिस्ट डाउन करना उसको बड़ा जरूरी है। अच्छा, उसने कहा कि भाई सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब चेंज भी किया जा सकता है इस चीज को, कि आप पर्सनली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया गया चेंज तो भाई जनरल ड्यूटी क्या है, सॉरी जनरल ड्यूटी आप उधर वाले समझ लेना, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भाई हर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि फर्म की प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए यूज करे, अपने बेनिफिट के लिए यूज ना करे। सी बात आते जरा क्वेश्चंस के कुछ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट भाई बताएं। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट, बेशक सही बात। अच्छा, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है, ये तो पहला तो सही है। दूसरा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, हाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो फिर इक्वल, ये भी सही है। हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। सी, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय देम, क्या पार्टनर्स को हमेशा कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है इसके ऊपर? नहीं भाई, ये अगर आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है ना, तो एग्री करना पड़ता है ना। वो कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं हुआ इस बारे में तो आपने इंटरेस्ट देना है नहीं, ये बात करते हैं इनकरेक्ट है। लास्ट, अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट, बिल्कुल सही है, क्वालिफाइड ड्यूटी में आता है। तो भाई सी पॉइंट जो है ये गलत लिखा हुआ है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दोगे अगर पार्टनर्स एग्री करेंगे, मैंने ब्रैकेट में आपको लिखवाया हुआ है, ओनली इफ पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ गया सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। नेचर ऑफ द बिजनेस को अगर आपने चेंज करना तो भाईजान तमाम पार्टनर्स करेंगे एग्री, हाँ रूटीन मैटर्स हैं तो मेजॉरिटी पार्टनर करेंगे, हमें पता है, तो आप देख लीजिएगा इसको। थर्ड, मिस्टर ए, अ पार्टनर इन द फर्म buys shares of a company in his own name without the authority of the other partner but with the money and on account of the firm। तो भाईजान किसकी प्रॉपर्टी हो गई? ये फर्म की होगी, क्योंकि फर्म के पैसे यूज किए हैं आपने, फर्म की तरफ से किया गया है, लेकिन पार्टनर्स को बाकी को पता ही नहीं है, तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। The property of the firm must be used for the exclusive benefit of the active partner। active partner क्या है? सबके लिए होगी ना। For personal benefit of नहीं, for the purpose of the business of the firm। C जवाब है भाई इसका, ओके। पांचवा, पार्टनर गिविंग एडवांसेस टू द फर्म इज एंटाइटल्ड। एडवांस अगर आप दे रहे हैं तो भाई लोन दे रहे हैं, तो फिर क्या होता है, या तो एग्रीड रेट जो भी आपने आपस में एग्री कर लिया वो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कुछ रेट एग्री नहीं किया देन 6% पर एनम के ऊपर। तो ये देख लीजिएगा इसको, ठीक है, ये मेरा बी बन जाएगा। 6, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज डीम्ड टू इंक्लूड। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? पहले पे आ गया all property rights and interests which have been brought into the common stock or the by individual partner whether at the commission of business। ये सही है, ये भी जो उसने थोड़ा डिटेल में बता दिया, पीछे इतना नहीं लंबा बताया वो, लेकिन सही है ये भी। दूसरे पे 2, acquiring the cost of business with the money belonging to the firm, बिल्कुल सही है। फिर गुडविल हो तो भाई सारे चीजें कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, 7वां, डैश हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। भाई किसका? एवरी पार्टनर का हक है, हर पार्टनर का हक है कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में आ सकते हैं। हाँ वो नहीं आ सकता वो अलग बात है, वो नहीं इसका हक है, लेकिन वो क्या अगर तमाम एग्री कर दो। 8वां क्या है? एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और डोरमेंट ही हैज अ राइट टू फ्री एक्सेस टू। भाई किस तक एक्सेस उसकी है? लाजमी फुल अकाउंट्स ऑफ द ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म ओनली, मतलब अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वाले से फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, दोनों ही है भाई। हमें पता है ना कि जनरल ड्यूटी के अंदर क्या है, टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, हर पार्टनर की ड्यूटी है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, तो बाद में राइट भी तो है ना फिर इन्फॉर्मेशन देने का। तो सर सी इसका आंसर है, ठीक है। 9, अ पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब भाई कैपिटल पे होगा? 2 सिचुएशन थी, एक तो थी कि अगर एग्री किया हुआ है फिर मिलेगा, और सेकंड क्या थी, अगर प्रॉफिट होगा फिर इंटरेस्ट मिलेगा। हमने कहा था कि आमतौर पे इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल चार्जेस प्रॉफिट से पहले निकलते हैं, पहले लेस हो जाते हैं, बाद में प्रॉफिट आता है। लेकिन इस केस में क्या है, आपका पहले प्रॉफिट निकलेगा, अगर प्रॉफिट हुआ देन आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई सी हो जाएगा ना,
इफ देयर इज प्रॉफिट एंड देयर इज एन एग्रीमेंट टू पे इट। ओके, अच्छा लास्ट आगे जो मैं 10 तक जा रहा हूँ, आपकी बुक में 2-4 और होंगे, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ पार्टनर, इनमें से कौन सा पार्टनर का हक नहीं है? पहला, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इट। हर पार्टनर का हक है कि उसको ना निकाला जाए। सही है थोड़ा सा, ठीक है। अब देख लेते हैं सारे। A partner has power to act in emergency, ये बिल्कुल उसका हक है। Every partner is entitled to share the profits equally, बिल्कुल, अगर मतलब के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है तो बिल्कुल ही शेयर करेंगे। Lastly, every partner is entitled to introduction of new partner into the firm without the consent। हाँ, ये नहीं कर सकते भाई, ये बहुत बड़ी गेम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है कि आप एक नया बंदा ला रहे हो, बाकी पार्टनर एग्री ही नहीं कर रहे उससे, ये नहीं कर सकते, बड़ी गेम है। बाकी छोटी मोटी बातें हैं, कोई नहीं उसको सकते, खुश रहे बच्चा, ठीक है। आ लेंगे जरा पीछे। प्रैक्टिस क्वेश्चन बस यही है थोड़ी सी। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया जी। रफीक बारी एंड फुरकान वाला देख लिया। Rafiq Bari and Furqan have decided to establish a partnership business for trading in medical equipment. Okay, in the absence of any express contract, कोई express contract नहीं, advise them of their mutual rights and liabilities under the provision of the partnership right। उनके भाई mutual rights and liabilities बता दे तो सर जी आपने लिखी जाना है। जो mutual rights कल हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो आपने सारे के सारे छाप देने हैं। अच्छा, इसमें तो थोड़ा सा मैं आपको मतलब बता देता हूँ। एक वो हमने पढ़े जनरल ड्यूटीज के नाम से, एक हमने पढ़ा क्वालिफाइड ड्यूटीज के नाम से। एक चीज है म्यूचुअल राइट्स, जो मैंने आपको बताया था कि हर ड्यूटी दूसरे बंदे का राइट है, ये तो अंडरस्टूड बात है, लेकिन उनको हमने पढ़ा ही, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पढ़ा ही हमने ड्यूटीज के एंगल से, हमने ड्यूटी के तौर पे उसको देखना है। जब आपसे म्यूचुअल राइट्स पूछे जाएंगे, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी जो कल हमने पढ़े हैं ना 11, वो आपने वो लिखनी है, ये देखें जरा उसी तरह याद है, ठीक है। तो खैर ये तो इजी है ना, अब इसमें क्या मसला, लिख लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देखें, इसमें थोड़ा केस में लिया। पहले रिक्वायरमेंट बोले, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है, इफ एनी पेएबल टू ईच पार्टनर, अगर को है तो। On 1st July 2016, Abid, Rizwan and Salman started a partnership business and contributed rupees 200,000 each towards the firm capital. Okay, 1st July को भाई 3 लोगों ने 2-2 लाख रुपए जमा करके कैपिटल के तौर पे काम स्टार्ट किया। They also agreed to share profits in equal proportion. Okay भाई, in addition, Abid, in addition to his capital contribution, paid 100,000 to one of the suppliers as a security deposit. Security deposit होता है ना, एडवांस में पैसा किसी को देना। वो कहते हैं भाई उसने 2 लाख तो दिया था, उसने 1 लाख रुपए एडिशनल भी दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, ठीक है। ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन देयर कैपिटल। भाई हर पार्टनर, उन्होंने एग्री भी किया हुआ है कि अगर आप कैपिटल दोगे तो उसके ऊपर आपको जो है 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा। हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 80,000, लेकिन भाई फर्म को लॉस हो गया 80,000 का। अब आप बताएं भाईजान, लीगल प्रोविजन मस्ट है, लीगल प्रोविजन मस्ट है, लीगल प्रोविजन मस्ट है। विदाउट लीगल प्रोविजन योर आंसर इज इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट। इस बात को जितनी जल्दी समझ लें सही है। इसका आप जवाब लिख दो ना भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, ये खत्म हो गया, भाई गलत है जवाब, बिल्कुल गलत है। वो कहेंगे पहले मुझे कानूनी नुक्ता बताओ, मैं आपका ओपिनियन नहीं मांगता। कानूनी नुक्ता क्या है? एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ ऑल द पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, then they can charge interest on the capital, but in that case as well the interest shall be paid only if there is a profit in the said financial year। अगर प्रॉफिट है फिर दिया जाएगा। ये आपने सारी कहानी बता दी है। अब आपने वैल्यू को सिंपल बता रहे हैं कि भैया वो आपको हो सकता है, लेकिन क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है तो भाई फिर आपको जो है इस पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो फिर आपको ये नहीं दिया जा सकता। इसने क्या लिखा है, वो कहता है मेरा पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द फर्म सिंस द फर्म हैज इनकर्ड अ लॉस ऑल द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। हाउएवर एनी पार्टनर मेकिंग एनी पेमेंट for the purpose of the business beyond the amount of his capital contribution is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum। ये उसने कहा कि अगर इसको एडवांस के तौर पे लिया जाए तो फिर इसको देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये मतलब कि कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैपिटल की बात होती है। तो अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल तो आपने तब देना है अगर उसने दूसरा एंगल भी बता दिया ना कि अगर आप इसको लोन के तौर पे ट्रीट कर लें तो वहां पे आपको अगर एग्री नहीं किया होगा कोई रेट लोन वाला तो 6% के तौर पे आप दे सकते हैं, ठीक है भाई। चले जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 आ गया। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेदर तलहा एंड उमैर आर लायबल टू शेयर प्रॉफिट्स विद सुहेल। ओके, अच्छा सुहेल, तलहा, उमैर एंड को 3 लोग हैं
Partnership when son is engaged in trading of cloth. Okay, the firm bought a plot of land from Shining Star Limited. ठीक है. After some time, Talha and Umair on their own account bought some 3 more plots of land in the same locality and made good profits. देखो पहले भाई फर्म ने तीनों पार्टनर्स ने कोई प्लॉट खरीदा है शाइनिंग स्टार लिमिटेड से. उसके बाद तलहा एंड उमैर 2 बंदों ने कोई प्लॉट मजीद वहां से खरीद लिए 3 और उसमें से प्रॉफिट भी हुआ, मतलब उसको बेचा प्रॉफिट हो गए. सुहेल ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ सच प्रॉफिट्स, उसको नहीं पता था भाई, उसने क्या केस कर दिया दोनों के ऊपर कि भाई मेरा भी हिस्सा दो. तो बताएं क्या उसका हिस्सा बनता है. तो भाईजान आप इसका ऑब्वियसली लिखेंगे कि अगर तो आप कंपीटिंग बिजनेस, हमने पढ़ा हुआ है ना, कंपीटिंग बिजनेस है या कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रूटीन बिजनेस के अंदर आप कर रहे हो, फिर तो अगर वो अपने तौर पे कर रहे हैं तो उसमें क्या मसला है. बात आई समझ. देखो फर्म के पैसों से नहीं किया गया, फर्म का कंपीटिंग बिजनेस नहीं है, फर्म का रूटीन बिजनेस नहीं है, तो वो जिंदगी में और कुछ भी ना करें. ठीक है, तो आपने पहले तो सिंपल लिख देना है कि भाईजान एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, ये वाला आगे बता मैं आपको इसको पर्सनल प्रॉफिट्स ड्राइव वाला ना, पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड ये देखो क्वालिफाइड ड्यूटी. अ पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म फॉर एनी बेनिफिट ऑब्टेन्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द पार्टनरशिप. इसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्वड है, द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो इन्वॉल्व है या पार्टनरशिप का नेम इन्वॉल्व है और पार्टनरशिप बिजनेस कनेक्शन ये इन्वॉल्व है, तो फिर भाई आपने करना है. ठीक है, तो अदरवाइज तो आपको जरूरत उसकी नहीं है ना. तो इस केस में तो गाइडलाइन नहीं है, सिस्टम बड़ा बारीक सा सवाल है, वैसे गलत भी हो सकता है. देखते हैं. But then no, Talha and Umair are not liable to share such profit. So as this transaction was not within the scope of subject to the contract with the partner shall account for the profits and pay it to the firm which he. ये अब उसने लीगल प्रोविजन बाद में लिख दी है, लेकिन आपने भाई हमेशा पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है, लेकिन लिखनी भी है ना, तो उससे लिखनी कोई नहीं है, तो वो गलत है. अगर विदाउट लीगल प्रोविजन आंसर है, गलत सवाल वो जवाब है आपका, उसका कोई ताल्लुक नहीं है. अच्छा, गुल रजा एंड समी भी आ रहे हैं. उसने कहा अंडर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डिस्कस वेदर गुल इज बाउंड टू शेयर प्रॉफिट एट डिमांड बाय रजा. इसमें भी कोई इस तरह की होगी है. गुल रजा एंड समी आर पार्टनर्स इन जीआरएस गारमेंट्स. Raza discovered that a supplier MP offers reasonable rates for consumable stores and put forth a resolution that MP should be included in the firm's list of suppliers. उसने एक बंदे को रजा को पता लगा यार एक सप्लायर है वो अच्छे रेट देता है, उसने कहा यार इसको भी लिस्ट ऑफ सप्लायर्स में डाल दो, मतलब है कि हम इससे सप्लाईज मंगवा लिया करें, चीजें मंगवा लिया करें. ओके, MP is owned by गुल. MP भाई गुल की है, गुल जो था. अच्छा, and married by his brother, but गुल did not disclose the fact. देखो रजा ने बताया है यार एमपी एक अच्छी कंपनी है, उसको सप्लाई लिस्ट में डालो. उसको नहीं पता कि गुल की कंपनी है, कंपनी है गुल की, लेकिन उसको मैनेज करता है उसका भाई. बात आई समझ. चलो, when Raza and Sami became aware of the fact, they asked Gul to share with them the profits earned by MP on transaction. उसने कहा भाई मुझे जरा पैसे दो इसके. तो भाई आपने सिंपल इसका बताना है क्या उसने देने. तो इस केस में देखो ना, उस बंदे ने एक तो फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अपनी, उसको गुल को चाहिए था बताता है. जनरल ड्यूटी, एब्सोल्यूट ड्यूटी को उसने ब्रीच किया है. सेकंड, उसने पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव किए हैं जिसमें पार्टनरशिप का नाम यूज हो रहा है. पार्टनरशिप के साथ बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप के साथ ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, तो आप उसको एक प्रोविजन लिख के उसको कहेंगे हाँ बजान ये शेयर करेगा सारे प्रॉफिट्स. ठीक है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट द मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर. तो भाई मैंडेटरी ड्यूटी जो चेंज नहीं की जा सकती, और 9 ड्यूटीज है वो आपने यहाँ पे लिखते नहीं. इन्होंने 2 3 5 लिखी, यहाँ 9 की 9 लिखोगा. ठीक है, बाकी 2-3 सवाल है भाई आप लोगों ने देख लेने हैं प्लीज. इसमें जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 है, एक आपकी बुक में शायद कोई और हो, आफ्ताब रेहान एंड बाली वाला. ठीक है जी, आफ्ताब रेहान बाली वाला क्वेश्चन ये आप लोगों ने करना है लिखकर, ये भी. और असगर बाबर एंड करीम वाला जो है एग्रीकल्चर बिजनेस को करते हैं, ये भी आप, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने लिखकर सबमिट करवाने हैं. एग्जाम्स आने वाले हैं, 2 माह रह गए मुश्किल से, तो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दें भाई, सीरियस होना स्टार्ट कर दें. ठीक है, चलें. ये हमारा चैप्टर 12 एंड हो गया. इंशाल्लाह कल चैप्टर 13 भी करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, वो भी 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका एंड हो जाएगा. तो पार्टनरशिप एक्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा. ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल दिन में. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.